नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है वो अर्थतंत्र में नई जान फूंकने की कोशिश से लिया गया है, जिसको जयंती लाल भंडारी जी ने लिखा है। ये जो एक अर्थशास्त्री है, यानी कि इकोनॉमिस्ट हैं, और ये आईएएस के जीएस पेपर थर्ड से ज़्यादा रिलेटेड करता है, जिसमें बजट वाला सेक्शन है। और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ टर्म हैं जो कि पूछे जाते हैं कि राजकोषीय नीति क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट या अन्य प्रकार के जो डेफिसिट होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। तो इसको इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रावधान किए गए हैं उसमें भी आर्टिकल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 की वजह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई अथक चुनौतियों के बीच जो बजट पेश किया उसे इसलिए अभूतपूर्व कहा जाएगा क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो पहले कभी नहीं किए गए। यानी कि लेखक जो है प्रशंसा कर रहे हैं बजट की। क्या प्रावधान किए गए देखते हैं। जो पहले कभी नहीं किए गए। बजट में कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय प्रावधान किए गए यानी कि फाइनेंशियल जो है हेल्प किया गया है। किसमें? हेल्थ से रिलेटेड, जो कोविड-19 वाली महामारी है उससे रिलेटेड बहुत सारे पैसे, करीब 20,000 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से उसमें दिया गया है। और हेल्थ सेक्टर में वैसे भी बहुत बड़ा खर्चा किया गया है। करीब 137% की वृद्धि की गई है हेल्थ सेक्टर में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। ये जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है इसको बोलते हैं 2021-22 का वित्तीय वर्ष। इसके पहले का जो वित्तीय वर्ष था उसको बोलेंगे 2020-21 का वित्तीय वर्ष। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमारी जो लोकल में वस्तुएं बन रही हैं उसके लिए लोग वोकल हों, उसके बारे में प्रचार प्रसार करें, उसको खरीदें, उसको प्रोत्साहन दें। उसे बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। यानी विदेशी वस्तुओं को तभी जाकर के तरजीह दें जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और हमारे भारत में उत्पादन ना हो रहा हो। अगर कोई बेड है उसका उत्पादन हमारे भारत में हो सकता है तो यहीं से खरीदें। अगर भारत में कोई चीज़ नहीं है, मान लो कोई मोबाइल, एक ख़ास प्रकार की मोबाइल है भारत में नहीं बनती है, तो उसको हम कहीं और से मंगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ भारत में है उसको यहीं से खरीद लिया जाए तो यहाँ का उत्पादन जो है बढ़ेगा। इसे बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। तो वोकल फॉर लोकल के तहत घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही मेक इन इंडिया और निर्यात वृद्धि। निर्यात मतलब होता है कि अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना, उसको निर्यात बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और दूसरी वस्तुओं से बाहर भारत में वस्तुओं को लाना उसको आयात बोलते हैं, यानी कि उसको अंग्रेजी में इम्पोर्ट बोलते हैं, IMPORT। ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों पोर्ट के माध्यम से होता है, यानी कि बंदरगाहों पे होता है, इसलिए लास्ट में देखो पोर्ट भी लगा हुआ है। एक्स मतलब होता है पोर्ट से बाहर लेकर जाना, इन मतलब होता है पोर्ट से अंदर की ओर लेकर आना। तो हो गया आयात निर्यात। इन सब के लिए वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति हेतु वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.8%, ये डाटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति के लिए वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद GDP के 6.8% तक विस्तारित करने का, संग्रह में वृद्धि करने के साथ विनिवेश के लिए पौने दो लाख करोड़ रुपए के बड़े लक्ष्य को सामने रखा है। तो दो फैक्ट इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% तक विस्तारित किया गया है, और दूसरा जो विनिवेश है वो पौने 2 लाख करोड़ तक का लक्ष्य रखा गया है। विनिवेश को अंग्रेजी में डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि सरकार जो कुछ उसके परिसंपत्तियां हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों मिलकर काम करते थे, तो उसमें सरकार अपने कुछ शेयर को जो है प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, उसको बोलते हैं विनिवेश। और विनिवेश में ऐसा नहीं होता है कि सारा जो है संसाधन बेच देती है, उसमें लगभग जो अधिकतम होता है वो 51:49 का होता है, यानी कि 51% शेयर सरकार की होती है, 49% शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर की होती है। यानी कि जो मेन दबदबा होता है, हालांकि दोनों का होता है, लेकिन सरकार का उस पर अच्छा खासा
रोल रहता है, प्रबंधन की अच्छी खासी शक्तियाँ सरकार के पास भी होती हैं। तो सरकार अपने शेयर्स को जब प्राइवेट हाथों में दे देती हैं तो उनसे बहुत सारा धन आ जाता है। वैसे भी जो चीज़ का सरकार यूज़ नहीं कर पा रही है, जिस ज़मीन का यूज़ नहीं कर पा रही है, या रेलवे के कुछ संसाधनों का यूज़ नहीं कर पा रही है, अगर उसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये अपने आप में सही भी है। उसको सरकार को बहुत सारा पैसा भी उससे मिल जाता है, धन उगाही हो जाती है। इससे जहां अथक सुस्ती का मुकाबला किया जा सकेगा, वहीं विभिन्न वर्गों, आम आदमी, किसानों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, उद्योग एवं सर्विस सेक्टर को मुश्किलों को कम किया जा सकेगा। इसमें जो सर्विस सेक्टर दिया गया, सर्विस सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सेवा सेक्टर, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, इस प्रकार की सेवाएं जो होती हैं, जैसे टीचर हो गया, वकीली हो गया, जजेस हो गए, ये सारे हमें सेवा देते हैं। आईएएस हो गया। तो ये सब सेवा सेक्टर हो गए। जी सर। बजट में वित्त मंत्री ने खेती और किसानों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। किसानों के सरल कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये भी ध्यान रखना है कि किसानों के सरल कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बोलते हैं अंग्रेजी में एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, यानी कि किसान अपने खेत को जो उपजाएंगे उसका उन्हें कम से कम 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। इसमें लिखा भी होगा, देखो 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। तो किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना ज़्यादा एमएसपी निर्धारित की गई है। 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में द नेशनल फार्मर्स कमीशन बना हुआ था, एनएफसी। इसने 3 प्रकार की चीज़ें बताई थी कि एमएसपी जो है 3 तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। एक A2 है। A2 मतलब कि किसानों को जितनी लागतें हैं, जैसे कि उसकी खाद, बीज, ट्रैक्टर की जुताई, सिंचाई, ये सब कितना खर्चा हुआ है, उसके हिसाब से एमएसपी निर्धारित की जाए। दूसरा, इसी आयोग ने बताया था, रिकमेंड किया था कि दूसरा तरीका हो सकता है कि A2 + FL से दिया जाए, यानी कि ये सभी आगतें जोड़ी जाएं और फैमिली का लेबर भी जोड़ा जाए, तब जाकर के जितना खर्चा आता है किसानों को उसके हिसाब से एमएसपी किसानों को दी जाए। तीसरा, एमएस स्वामीनाथन वाला आयोग कहा था कि C2 हो सकता है एक तरीका, कि ये सारी चीज़ तो उसमें रहेंगी ही रहेंगी, साथ में जो भूमि है, किसानों का जो लैंड है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है उसको भी जोड़ करके तब जितना पैसा आएगा C2, ये जितनी आगतें आएंगी उसमें 1.5 का गुणा किया जाए। 1.5 का गुणा करने पर जितनी रुपए आएगा उस हिसाब से एमएसपी दी जानी चाहिए। तो सरकार ने जो यहाँ पर 1.5 गुना एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये दरअसल बताते नहीं हैं कि किस पर है, लेकिन ऐसा माना जाता है या होता ही है, जो दूसरा वाला होता है A2 + FL, इसमें 1.5 गुना करते हैं, इसमें गुणा 1.5 करते हैं, तब जाकर के जितना आता है वो एमएसपी किसानों को दी जाती हैं। ऐसे नए उद्यमों तथा कृषि बाजारों को प्रोत्साहन दिया है। अच्छा, एमएसपी को समाप्त कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खूब किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने अपने बजट में एमएसपी देने का प्रावधान किया हुआ है, वो भी 1.5 गुना देने का प्रावधान किया हुआ है। तो जितनी चिल्लाहट चल रही है गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, यहाँ सब, वो सब एक तरीके से निर्मूल हैं, क्योंकि सरकार ने प्रावधान किया हुआ है। तो सरकार पर विश्वास रखना जरूरी भी है। तो ऐसे नए उद्यमों तथा कृषि बाजारों को प्रोत्साहन दिया है जिनसे कृषि उत्पादों को लाभदायक कीमत दिलाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। बुनियादी ढांचे मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सड़कें हैं, रेलवे हैं, इन सबको बुनियादी ढांचा बोला जाता है। तो गांव में बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रावधान किया। इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने वाले कामों को भी प्रोत्साहन दिया गया है। वित्त मंत्री ने इस बार लघु एवं मझोले उद्योग, जिसको बोलते हैं एमएसएमई, यानी कि MSME, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मिनी एंटरप्राइजेस। माइक्रो, स्मॉल एंड मिनी एंटरप्राइजेस, इसको बोलते हैं MSME, यानी लघु एवं मझोले उद्योगों, छोटे लघु एवं मझोले उद्योग। तो वित्त मंत्री ने इस बार MSME के लिए करीब
16,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 16,500 करोड़ रुपए यानी 15,700 करोड़ रुपए का बजट रखा है एमएसएमई के लिए। छोटे उद्योग की परिभाषा बदली गई है। कोरोना काल के दौरान प्रभावित एमएसएमई को फिर से खड़ा करने के लिए भी नया रास्ता निकाला गया है। और भारत में एमएसएमई जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, रोजगार बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और भारत में लगभग 94% लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। कहीं कहीं 90% आता है कि 90% लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उसमें से बहुत बड़ा भाग जो है एमएसएमई सेक्टर में काम करता है। एमएसएमई सेक्टर को तकनीकी विकास और नवाचार संबंधी लाभ देने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए उसे वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया है। इसमें दो राय नहीं कि सरकार की तरफ से तकनीक और वित्त की सुविधा प्राप्त होने से एमएसएमई सेक्टर को नया रंग रूप मिलेगा। बजट में कोविड-19 के कारण देश के पर्यटन और होटल सहित जो विभिन्न उद्योग कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई घूमने टहलने नहीं जाता था। जो एयर इंडिया है या जो एयरलाइंस हैं वो सभी लगभग बंद थी, जो पर्यटन के लिए थे, और होटल्स वगैरह भी बंद ही चल रहे थे। तो उससे ये उद्योग जो है, उद्योग कारोबार पूरी तरीके से ठप हुआ था। और पर्यटन और होटल ये दो के दोनों भी सर्विस सेक्टर में ही आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए कर देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि स्वास्थ्य के सेक्टर में 2.38 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 137% की बढ़ोतरी की गई है। अगर उसकी मात्रा देखें मौद्रिक रूप में तो 2.38 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि मोटी मोटा हम बोल लें कि 2.4 लाख करोड़, इतना बोल लें, 2.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई शिक्षा प्रणाली, कौशल विकास, शासकीय स्कूलों की गुणवत्ता, सार्वजनिक परिवहन जैसे विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों के साथ साथ रोजगार वृद्धि के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए प्रावधान किया गया। एक मित्र करके योजना है सरकार की, जो कि बजट में ही लिखा हुआ है, मित्र, MITRA। जो मित्र योजना है वो टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित है। ऐसा प्रीलिम्स में बोल सकते हैं कि मित्र किससे संबंधित है, तो टेक्सटाइल से संबंधित है वो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए भी आवंटन किया गया है। बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में FDI, यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो जो बीमा सेक्टर है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दी है। विदेशों से डॉलर आएगा तो भारत में पैसा मजबूत होगा। आयुष्मान भारत योजना, जो कि हेल्थ सेक्टर का स्कीम है, का दायरा बढ़ा दिया गया है। शोध एवं नवाचार, निर्यात विकास फंड तथा फार्मा उद्योग मतलब जो मेडिसिनल उद्योग है, मेडिसिन से रिलेटेड उद्योग है, तो फार्मा उद्योग को भी विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अलावा GST को आसान बनाने की बात कही गई है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बजट में कोविड-19 के कारण पैदा हुई अप्रत्याशित अथक सुस्ती का मुकाबला करने और विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर व्यय जो है बढ़ाया गया है। पेट्रोल और डीजल पर कृषि कर लगाया गया है। ये होना भी चाहिए कि जो पेट्रोल और डीजल से बहुत सारे इसका प्रयोग होता है और भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा दोहन होता है, तो पेट्रोल और डीजल पर कृषि कर लगाया गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने के प्रयास किए गए हैं। बैंकों में लगातार बढ़ते हुए NPA, ये है NPA, इसका मतलब होता है नॉन प्रॉफिटेबल एसेट, यानी कि ऐसी पूंजियां जो बैंकों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, यानी कि लोग लोन ले लिए हैं और लोन लेकर के भाग गए हैं। जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो कि ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, भारत से लोन लेकर के भाग गए हैं। नीरव मोदी और लोगों का नाम आता है, विजय माल्या, तो लोग बहुत सारा धन लेकर के भाग गए, तो उसी को बोलते हैं NPA, यानी नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। तो इस NPA यानी कि फंसे हुए कर्ज को नियंत्रित करने और क्रेडिट सपोर्ट को जारी रखने के लिए नई व्यवस्थाएं की गई हैं।
साथ ही महंगाई पर नियंत्रण और नई मांग का निर्माण करने की रणनीति पेश की गई है। महंगाई को बोलते हैं अंग्रेजी में इन्फ्लेशन, जो अर्थशास्त्री भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। शेयर बाजार में जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्राविधान भी किए गए हैं। बजट में शेयर बाजार को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। सिक्योरिटी मार्केट के लिए उठाया गया कदम लाभप्रद साबित होगा। जिस तरह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ऑटो पार्ट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोबाइल उपकरणों का कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक सरकार ने योजना बनाई है इसी बजट में ही, जो कि अगर कोई निजी वाहन यानी कि प्राइवेट अगर वाहन है, अगर वो 20 साल पुराना है और वो काम नहीं कर रहा है, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, या उसको एक तरीके से पुराना अगर मान लिया गया है सरकार की नज़र में, तो उसको बदलना पड़ेगा। और जो सार्वजनिक वाहन है, अगर वो 15 साल पुराने हो गए हैं और ठीक से काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो चल रही हैं, ज़्यादा धुआं फेंक रहा है, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, तो उसको भी हटा दिया जाएगा। उसके यहाँ पर उनको नई गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये वाला उद्योग है जिसमें गाड़ियाँ बनती हैं, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर वो बूस्टअप होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा, नए नए रोजगार सृजन होंगे उससे भी। ऑटो पार्ट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं एवं मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ाई गई है इन चीज़ों पर। कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई मतलब कि ऑटो पार्ट्स जो आएंगे, गाड़ियों संबंधी जो पार्ट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो होंगी, मोबाइल उपकरण होंगे, वो अगर चाइना से भारत में आएगा तो यहीं बीच में जो है बैठे रहेंगे अधिकारी, वो चाइना से आने वाले सामान का मूल्य जो है कस्टम ड्यूटी उसको बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, चाइना वाली सामानें महंगी हो जाएंगी, तो फिर भारत में आएंगी तो भारत महंगी बिकेगी, तो महंगी बिकेगी तो भारतीय इसको खरीदेंगे ही नहीं, यानी कम तरजीह देंगे। जब कम तरजीह देंगे तो चाइना का माल धीरे धीरे पिटता चला जाएगा। तो इसलिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसको हम मान सकते हैं, जो कि आम जनता मानती है। वह भी लाभकारी सिद्ध होगी। बजट में किए गए इन प्राविधानों के कारण आगामी वित्त वर्ष में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में गति आएगी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इससे देश में प्रतिभाशाली नई पीढ़ी का विकास होगा और शोध कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। स्टार्टअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आउटसोर्स और कारोबार संबंधी अनुकूलता का संचार होगा। इसके माध्यम से मध्यम वर्ग का भी दायरा बढ़ेगा। ये सब एफडीआई की आवक का भी है, यानी ये सब अगर मजबूत होंगे तो इससे एफडीआई भी आएंगी। जब देश में विकास अच्छे चल रहा होता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था अच्छे से है, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो मजबूत हैं, जो मानव पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है, वो अच्छी है, तो इससे एफडीआई भी आती है। तो ये सब एफडीआई की आवक भी का कारण भी बनेंगे। हालांकि वित्त मंत्री इस बार छोटे आयकरदाताओं और मध्यम वर्ग की उम्मीदें पूरा नहीं कर पाई हैं। यह वर्ग कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित रहा है। हालांकि 75 साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न जो होता है आईटीआर, उसको फाइल नहीं करना पड़ेगा और टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट देकर कुछ राहत देने की कोशिश की है। तो कुछ लोग इसका मतलब एक तरीके से खुशी नहीं जाहिर कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देखें तो वो इस पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं जाहिर की है कि मतलब होना चाहिए इन पर भी आईटीआर फाइल करें, क्या दिक्कत है, लेकिन खैर सुविधा दी गई है इनके लिए। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस, जो कि जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विशेष करके जो बजट वाला सेक्शन है उससे रिलेट करके हम देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।